जय श्री कृष्णा गाइड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है विदेश ले जाकर बहन को नौकरानी बनाया। जब भाई ने बहन को विदेश ले जाकर बनाया नौकरानी तो बहन ने किया कुछ ऐसा कि भाई भाभी की रूह कांप गई। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान उनसे रूठ गए हैं। अस्पताल के बाड़ में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफ़ेद साड़ी में विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई। कितने अरमान से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन क्या पता था कि वह अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों से ऐसे गुजर रहा था मानो आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही हो। बरसों तक उनके कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितनी मिन्नतों के बाद भगवान की कृपा हुई और उनके घर पर एक बच्ची ने जन्म लिया। वह इतनी सुंदर थी कि मानो कोई परी हो और उसके जन्म के बाद से उनके व्यापार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि चारों ओर धन के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी सीता रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पाला, जीवन की हर एक खुशी दी। विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे घराने के सुंदर सुशील लड़के से शादी करवाई। इस शहर का सबसे ऊंचा घराना और रईस परिवार था। उन लोगों ने सामने से आकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था। एक बार उनके मन में शंका भी हुई, कितने बड़े लोग खुद से कैसे आकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। हमें ऐसी ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई, बेटी अपने घर गई। मोहन जी और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनकी बेटी इतने अच्छे घर में ब्याही गई। उधर सीता का अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाज और शानो शौकात के साथ स्वागत हुआ। सुहागरात की सेज पर दुल्हन बनी बैठी सीता अपने पति राम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद राम आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और एक मायूसी फैली हुई थी। इससे पहले कि सीता कुछ पूछती, राम ने खुद ही उससे कहा कि शायद मैं उस दुनिया का पहला पति हूँगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात को ऐसा तोहफा दिया हो। सीता कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपनी प्रश्नवाचक नजरें राम की ओर उठाई तो राम ने कहा, देखो सीता, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे माता पिता ने तुम सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे लंग कैंसर है और वह भी चौथी स्टेज में। पहले यह बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ पाई और जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वंश को चलाने के लिए उन लोगों ने यह नाटक किया। उन सब की इच्छा है कि अगर 3-4 महीनों में बहू गर्भवती हो जाती है तो उस बच्चे से इनका वंश चलता रहेगा। इतना कहने के बाद राम फूट फूट कर रो पड़ा। ये सुनकर सीता अवाक रह गई। सचमुच
शादी की पहली ही रात किसी पति ने अपने पति को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा, परंतु अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। शादी जो हो चुकी है, परंतु क्या जाने कि शायद राम ठीक हो ही जाए। सीता कुछ बोल नहीं सकी, क्या कहती। 2-4 दिनों के बाद सीता के पिता आकर उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके ले गए। सीता अपने पिता के साथ गई तो जरूर, परंतु अगले दिन वापस अपने ससुराल चली आई। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ये सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बावजूद राम की तबीयत बिगड़ गई और शादी के 4 महीने के बाद राम इस दुनिया से चला गया। सीता माँ नहीं बन पाई, परंतु राम की विधवा जरूर बन गई। सीता के ससुराल वाले राम की मृत्यु के पश्चात नहीं चाहते थे कि उनकी बहू सारी प्रॉपर्टी की हकदार बने। उन्होंने तो सोचा था कि अगर इस बीच सीता माँ बन जाती है तो उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे, परंतु एक पराई लड़की को अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीता को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दी, ताकि बाद में कानूनी तरीके से भी सीता या उसके परिवार वाले उसकी जायदाद नहीं हासिल कर सकें। मोहन और उनकी पत्नी को सारी सच्चाई पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही माँ को दिल का दौरा पड़ा और वह आईसीयू में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और फिर लाख कोशिशों के बाद अपना जीवन हार गई। मोहन जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते, दूसरी बार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक साथ हुए इन दो हादसों को उनका हृदय नहीं सह पाया और वहीं बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा और देखते देखते उनके प्राण भी पखेरु हो गए। सीता बेचारी तो जैसे सुन्न हो गई थी। ना जाने विधाता ने किस जन्म का बदला लिया था। देखते ही देखते पल भर में ही उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूर के रिश्तेदारों और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाकर्म किया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए, सिवाय उन लोगों के जिनकी नज़रें मोहन जी की प्रॉपर्टी पर थीं। मोहन जी का रियल स्टेटस का कारोबार था। मोहन जी का, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात सीता ही संभालने वाली थी। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए। बचा रह गया तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनका ऑफिस। महीनों तक सीता दुख में डूबी रही। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे। घर चलाना अब मुश्किल हो रहा था। हार कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह मशीनी अंदाज में वह जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मौसी का लड़का रवि उससे मिलने आया। बचपन से ही उसकी सीता से खूब पटती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बाद में सीता का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश चला गया और फिर वहीं पर बस गया। इतने सालों बाद उसे आया देख सीता हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव और स्नेह देखकर उसे खुशी भी हुई कि चलो, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिससे उसकी परवाह है। रवि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता
कि सीता खुश रहे, हमेशा मुस्कुराए। परंतु कितने दिन उसे भी फिर वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त रवि ने सीता से कहा कि देखो सीता, ना अब मौसी जी हैं ना मौसा जी हैं, इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेले कैसे रहोगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने का सोचो। तो सीता बोली, ऐसा कभी नहीं होगा रवि। इतने धोखे खाने के बाद अब दुनिया के हर रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया है। जब तक जिंदा हूँ अकेली रहूंगी। रहने को घर है और काम भी कर रही हूँ, लेकिन कब तक और कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगी। शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा। तब तुम क्या करोगी। तब देखेंगे रवि। रात बहुत हो गई है, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ, सीता ने कहा। रवि को तो सीता ने चुप करा दिया, परंतु वह खुद बिस्तर पर करवटें बदलते सोचती रही कि रवि ठीक ही तो कह रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में अकेली क्या करोगी। बाहर की दुनिया में हर लोग फायदा उठाने को बैठे हैं। कब तक खुद को सबसे बचा पाएगी। परिवार के नाम पर तो कोई भी नहीं है, बस यही मौसी का एक बेटा है। इसी सोच में वह कब सो गई पता नहीं चला। अगले दिन रवि ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था सीता, मुझे वापस जाना होगा। रवि वापस चला गया। जाने के बाद भी वह रोज सीता को फोन करता और अपनी पत्नी और बच्चे से भी बात कराता। धीरे धीरे सीता का मन भी डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चय किया। सीता सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतने सारे धोखे खाने के बाद किसी पर भी सहज रूप से विश्वास करने को उसका मन नहीं चाह रहा था। इतनी कम उम्र में इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे। सुबह उठते ही उसने रवि को फोन किया और कहा कि मैं अपने घर में ही एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए और मुझे बच्चों का साथ। पागल हो गई हो क्या, रवि ने सीता से कहा। अनाथ आश्रम खोलना कोई बच्चों का खेल है। और फिर बच्चों के खाने की व्यवस्था कहाँ से करोगी। देखो सीता, मैं अभी भी कहता हूँ तुम हमारे पास आ जाओ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा भाई। जानता हूँ तुमने एक छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा। पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प ली है, लेकिन जो बचा है उसे तो बचा कर रखूं। मेरे चले जाने के बाद तो ये भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहन सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा, और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। सीता ने एक उलझन भरे स्वर में कहा, तुम हाँ तो करो सीता, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, रवि ने कहा। और कुछ दिनों के बाद रवि वापस भारत आया। उसने सीता के पिता के पुराने स्टाफ गोविंद को बुलाकर घर, जमीन और ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी। बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर वह सीता को लेकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया।
हवाई जहाज में खिड़की के बाहर देखते हुए सीता को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रही हो। और इस तरह सीता आखिर रवि के साथ अमेरिका उसके घर पहुंच ही गई। रवि की पत्नी ने खुले मन से सीता का स्वागत किया। रवि के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों कितने प्यारे थे कि सीता को उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो अपने सीने से लगा ले। उसने अपनी बाहें फैलाई भी, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट लिया। क्या पता रवि की पत्नी मीरा को ये अच्छा लगे ना लगे। अरे आप रुक क्यों गई? नहीं नहीं, अब ये आप ही के बच्चे हैं। आखिर आप इनकी बुआ जो हो। मीरा ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह मीरा ने परेशान होकर रवि से कहा कि बच्चों को संभालने वाली आया तो काम छोड़कर चली गई है। अब मैं बच्चों को संभालूं या अपनी नौकरी? तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो मीरा? अभी हमें अपने घर का लोन भी तो भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। ये सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसे होगा? रवि ने चिंतित होकर कहा। सीता ये सारी बातें देख सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर रवि से कहा, परेशान क्यों होते हो रवि? मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ। मैं बच्चों को संभाल लूंगी। मीरा को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा ने आगे बढ़कर सीता को गले से लगा लिया और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता? क्यों परेशानी होती हो? उस दिन के बाद से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सीता खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। मीरा और रवि को जब ऑफिस से लौटने में देर होती तो खाना बनाकर भी तैयार कर देती। क्या लाजवाब खाना बनाया है सीता आपने। सच में आपके हाथों में तो जादू है। बरसों बीत गए हमें ऐसा खाना खाए हुए। बड़े भावुक स्वर में मीरा ने सीता से कहा, तुम ही मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया। ये तुम मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना मैं बना दिया करूँगी। सीता ने कहा, नेकी और पूछ पूछ हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब हमें रोज रोज आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा सीता दीदी। रवि ने खुश होते हुए कहा। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। सीता ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी सभी बहुत प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में सीता के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने रवि से कहा कि यदि कोई यहाँ पुरोहित मिले तो वह अपने पिता की बरसी करवाना चाहती है। क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा। किसी दूसरी जगह हो तो हमें नहीं पता। अरे किसी को याद मन ही मन किया जाता है। अब मन ही मन याद कर प्रणाम कर ले। ज़्यादा हो तो बगीचे से फूलों का गुलदस्ता बना लीजिए। आप अपने पिता के फोटो पर चढ़ा दीजिए। अब हमें ऑफिस जाने को देर हो रही है, इसलिए हम तो ऑफिस को जा रहे हैं। आप जरा घर हैं और बच्चों को देख लीजिएगा। इतना कहकर मीरा और रवि चले गए। उस दिन
पहली बार सीता के मन को गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि शायद मीरा सही कह रही हो। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ ढूंढेगी। काफी रात हो गई। दोनों बच्चे तब तक सो चुके थे। घर आते ही मीरा ने कहा, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं जीजी, आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। सीता ने कुछ नहीं कहा। आज उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाने की। उसने किचन समेटा, अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कभी बहुत याद आ रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उकता गई तो उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद मन को थोड़ा ठीक लगे। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा रही थी कि ना चाहते हुए भी उसके कदम रवि के कमरे के दरवाजे पर रुक गए। मीरा खिलखिलाकर हंस रही थी और रवि से कह रही थी, तुमने तो कमाल कर दिया रवि, इतनी आसानी से सीता को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आए। सारी जिंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई, बच्चों की आया भी है। साथ ही सीता के रहते हमें माली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर लेती है। धीरे बोलो, कहीं सीता ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हंगामा मचा देगी। रवि ने कहा, अरे हंगामा मचाकर क्या करेगी? उसका वीजा और पासपोर्ट सभी तुम्हारे पास पड़ा है। यहाँ आसपास के लोगों से भी उसका कोई मेल मिलाप नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तो बस किसी तरह से इंडिया वाली प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाएगा। धीरज धरो, मैंने सारे कागजात पर नॉमिनी में अपना नाम डाल रखा है। अगर सीता को कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, रवि ने कहा। उसके बाद सन्नाटा सा छा गया। शायद वे दोनों सो गए। सारी बातें सुनकर सीता को ऐसा लगा मानो वह गश खाकर गिर जाएगी। तो ये थी इन दोनों की चाल। जायदाद के लालच में ये दोनों इतने गिर सकते हैं, ये वह सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सन्न हो गया हो। अपने बिस्तर पर आकर वह धम से बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों ही रवि के पास हैं। अब क्या करेगी? क्या सारी जिंदगी उसे यहाँ कैद इस घर में नौकरानी की तरह रहना होगा? वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, वह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश लौटना ही है, लेकिन इससे पहले अपना वीजा, पासपोर्ट इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी 2 पैसे नहीं हैं। क्या करेगी? लेकिन कुछ तो करना होगा ना। सबसे पहले तो उसे पहले की ही तरह सामान्य व्यवहार करना होगा। इन लोगों को कुछ शक ना हो। अगर जरा सी भी शंका हो गई तो उसका वीजा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात सीता इसी उधेड़-बुन में रही। रोज की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर
स्कूल भेजा। नाश्ते की टेबल पर सीता ने रवि से कहा, देखो रवि, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊंगी। आजकल वैसे भी तुम और मीरा काफ़ी परेशान रहते हो, इसलिए मैं बाहर का काम कर लिया करूंगी, तो तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों? मीरा और रवि ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर में भेज दिया करूँगा। शायद दोनों सोच रहे थे कि चलो अब हमें घर के बाहर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी। सीता ने कोचिंग के लिए हामी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने लगी। जीवन के रंगमंच पर सीता बड़ी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। करती क्या बेचारी, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था, लोग उसके साथ छल कर रहे थे, तो ऐसे में बेचारी बनकर कितने दिनों तक रह पाती। दुख और विवशता से उसका हृदय हाहाकार कर रहा होता, परंतु होठों पर मुस्कान बनी रहती। सीता ने जिस कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थीं। वहाँ सारे के सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में मिल गए थे और धीरे धीरे थोड़े इशारों में और थोड़े अपनी अपनी भाषाओं में बातें करने लग गए थे। उसी में साथ पढ़ने वाले एक लड़का सेम और सीता की दोस्ती हो गई। सीता के चेहरे पर उदासी के बादल छाए देखकर सेम ने कई बार उसे कुरेदने की कोशिश की, परंतु सीता उसे कुछ भी नहीं बता पाती। घर और बाहर दोनों का काम करते करते सीता बुरी तरह थक जाती थी। पहले तो मीरा बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब वह आदेश देने लगी थी। यह काम क्यों नहीं हुआ? अब तक क्या कर रही थी? आज तुमने खाने में ये क्यों नहीं बनाया? कभी अचानक से कहती है कि आज घर पर किटी पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, इसलिए शाम की पार्टी की सारी तैयारी करके रखना। दिन से रात तक सीता रोबोट की तरह काम करने और साथ में ताने भी सुनती। उस रात सीता को बहुत तेज बुखार था, सारा बदन टूट रहा था, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाई और बच्चों के स्कूल बस मिस हो गई। उसकी हालत देखे बगैर मीरा उस पर बम की तरह फट पड़ी। इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था सीता, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए और महारानी की तरह रखा है, फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं। तुम्हारी वजह से बच्चों की बस छूट गई। वह तो रवि ने आकर बात संभाल ली और मीरा को अंदर कमरे में ले गया और समझाते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह सीता के साथ व्यवहार करोगी तो क्या पता ये घर से भाग जाए। जरा ठंडे दिमाग से काम लो मीरा। सोचो, ये हमारे लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो। सीता सब समझ रही थी, सब कुछ देख और सुन रही थी, परंतु अपने हालात के आगे मजबूर थी।
अगले दिन जब वह कोचिंग क्लास गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सैम ने फिर उससे कहा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सीता उस दिन अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने सैम को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर सैम हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जाकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा दोनों रवि के पास हैं। पहले मुझे वह दोनों निकलवाने हैं। उसके बाद यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ का परमिट दिलवा दो ताकि उस घर से निकलने के बाद मैं कहीं और काम कर सकूं। सैम सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, यहाँ मेरी काफ़ी जान पहचान है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम वहीं रहो। सीता जब घर लौट कर आई तो देखा रवि घर पर ही था। उसने सुबह मीरा द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और सीता के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया। सीता ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद सीता ने रवि से कहा, रवि, मुझे यहाँ आए 1.5 साल होने को आया। तुमने मेरा वीज़ा शायद 2 सालों के लिए ही बनवाया था, इसलिए वीज़ा खत्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि उसे कुछ सालों के लिए बढ़वा दो, क्योंकि अब मेरा भी मन यहाँ लग गया है। मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती। अब बच्चों के बिना मेरा भी मन वहाँ पर नहीं लगेगा। क्या? रवि ने चौंक कर सीता को देखा। हाँ रवि, मैं सही कह रही हूँ। तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई हो और ये मेरा मायका ही हुआ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। तुम्हें भी साथ में चलना होगा। कुछ पेपर वगैरह साइन करने होंगे, रवि ने खुशी से कहा। रवि सोच रहा था कि सीता वापस से भारत जाने के लिए उसे परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वह जाना ही नहीं चाहती। चलो अच्छा है। सीता उस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने सैम को पहले ही बता दिया कि वह वीज़ा रिन्यू कराने जा रही है। इस बीच उधर सैम ने उसके लिए वर्क परमिट तैयार कर दिया था और एक जगह तो उसकी नौकरी के लिए बात भी कर रखी थी। थोड़ी दौड़ धूप के बाद 3 सालों के लिए वीज़ा की अवधि बढ़ गई थी। वहाँ ऑफिस में जैसे ही वापस पासपोर्ट और वीज़ा रवि अपने पास रखने लगा, सीता ने तुरंत वापस मांग लिया। वहाँ अधिकारियों के बीच रवि देने से मना भी नहीं कर सकता था। इस तरह सीता ने अपना पासपोर्ट और वीज़ा रवि से हासिल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद सीता ने रवि से कहा कि उसे अपनी कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसलिए वह वहाँ से काम निपटा कर वापस घर आ जाएगी। आज रवि को सीता का व्यवहार कुछ अटपटा सा लगा, परंतु उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सीता सैम के साथ अपने उस ऑफिस गई जहां उसे काम के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद उसे जॉब पर रख लिया गया। सैम ने सीता का वर्क परमिट बनवाकर उसे दे दिया था। सीता ने अपने सभी कागजात की फ़ोटोकॉपी कराई और उसने एक कॉपी सैम के पास में रखवा दी। आज उसे घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। जैसे ही घर पहुंची
तो देखा मीरा और रवि दोनों बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। मीरा ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, आज दिन भर कहाँ थी आप? कोचिंग के बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी। और रवि, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे यह जॉब मिल गई है। सीता ने बेहद शांत स्वर में कहा। मगर सीता, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? रवि ने परेशान होकर पूछा। कोई कमी नहीं है रवि, बात अपने आत्मसम्मान की है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए भी तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सीता, क्या तुम काम और घर के साथ साथ बच्चों को संभाल पाओगी? मीरा ने परेशान होकर पूछा। नहीं, अब मैं पहले की तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बन पड़ेगा जरूर करूंगी, सीता ने कहा। तो हमारे घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हें अपने घर में रखा, मान सम्मान दिया। उस एहसान का बदला तुमने ऐसे निकाला है, वह भी ऐसे समय में जब हमारे घर पर ना तो बच्चों की देखभाल करने वाली आया है और ना ही खाने बनाने वाली नौकरानी। मीरा ने अपना आपा खोकर जोरों से चिल्लाकर सीता से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मीरा, जरा अपने मन में झांक कर देखो। तुम लोगों ने मुझे अपने देश से यहाँ बुलाया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। अपने घर के सभी नौकरों को हटाकर इन सारे लोगों का काम मुझसे लिया। इतने पर भी जी नहीं भरा तो मेरे सारे प्रॉपर्टी पर भी नजरें गड़ा दी। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा। अरे, अगर रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं तो मैं अनाथ ही सही। अगर दुनिया वालों को तुम्हारी करतूत पता चली तो तुम लोगों का हर रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा। हर बहन का भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतना कहकर सीता जोर जोर से रोने लगी। रवि, तुम पहले इसका पासपोर्ट और वीजा छीनो। इसे तो मैं देखती हूँ यहाँ से यह कैसे जाती है। मीरा ने गुस्से से कहा। कोई फायदा नहीं मीरा, मैंने अपने सारे कागजात सेफ जगह पर रख रखे हैं और उसकी एक एक कॉपी अपने एक दोस्त को भी देकर रखी है। सीता ने बेहद शांत स्वर में कहा। निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते कहते मीरा ने सीता का बैग लेकर बाहर फेंक दिया और सीता को धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। स्वार्थ के इतने घिनौने चेहरे को देखकर सीता का मन भी भर गया। घर के बाहर बैठी हुई वो काफी देर तक रोती रही। रवि दूर खड़े सारा तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब मन कुछ हल्का हुआ तो उसने सेम को फोन किया और कहीं पर अपने रहने की व्यवस्था कर देने को कहा। कुछ दिनों तक वो एक गेस्ट हाउस में ठहरी। फिर सेम ने उसके रहने को एक कमरा दिला दिया। उसने सीता की बहुत मदद की। कुछ महीनों के बाद सीता पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। उसने अपनी इस नौकरी के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब किया। वह ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि जब वह भारत वापस लौटे तो वहां पर जाकर भी कुछ काम कर सके। इस बीच 3 साल कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। सीता
अपने वतन वापस लौटने की तैयारी कर रही थी तो सेम बड़े दुखी मन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ सीता। मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर जैसी कल्पना थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना ही कहते कहते हैं उसकी आंखें छलछला गई थीं। सीता ने कहा, तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो। मेरी पहले भी शादी हुई थी और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। और लोगों के इतने रंग देखने के बाद और रिश्तों की असलियत झेलने के बाद मुझे किसी के साथ की इच्छा नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा सीता। सचमुच मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सीता का हाथ अपने हाथों में लेकर सेम ने भरे गले के साथ कहा, आखिरकार सीता अपने वतन पहुंच गई। आते ही उसने गोविंद से मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कराई और अपने ऑफिस के बाहर स्वर्गीय मोहन अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का बोर्ड लगवाया। अपने बंगले के एक हिस्से को वृद्धाश्रम और एक हिस्से को बच्चों के लिए तैयार करा दिया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठा होने लगे। उनमें से ऐसे भी वृद्ध थे जो अपना खर्चा कर सकते थे, सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी। जो लोग काम कर सकते थे उस लायक उन्हें काम दिया जाता था। अपने शहर के बेरोजगार लड़के लड़कियों को सीता ने अपने यहाँ कुटीर उद्योग पर लगाया, जहाँ पर तरह तरह के अचार, पापड़, बड़ियाँ और भी बहुत से घरेलू चीज़ें बनाकर बाजार में पहुँचाई जाने लगी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और उन सब का काम अच्छा चल निकला। सीता ने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अब सीता सभी बुजुर्गों और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।